बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। 12 घंटे बाद बकरीद का त्योहार मनाया जाने वाला है, लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश, बंगाल और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक पुलिस अलर्ट मोड पर है। ठीक वैसे ही जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट है, क्योंकि यूपी में मुख्यमंत्री योगी ने आदेश दिया है कि नियमों के तहत ही ईद मनाई जाए। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। यानी योगी ने जो रेखा यूपी में खींची वो लंबे होते हुए दूसरे राज्यों तक पहुंच गई। बंगाल हो, एमपी हो या दिल्ली या फिर उत्तराखंड, हर जगह अब भाईजान को कायदे में बकरीद मनाने की हिदायत है। दिल्ली में बकरीद पर 13 जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है, जो बाजारों और संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है। हाथों में हथियार लिए मार्च किया जा रहा है। ऐसे जो वेपन्स हैं उनको साथ में लेकर के लगातार जो पेट्रोलिंग है, जो गश्त है, वो इस इलाके में यहाँ पर चल रही है और लगातार आप देखेंगे काफी संख्या में पुलिस का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। एमपी के खंडवा में तो मुस्लिम संगठनों से संवाद किया तो गुंडे बदमाशों को बुलाकर बकरीद से पहले समझाइश दी गई ताकि त्योहार के दौरान गड़बड़ी ना हो। जो ज्यादा बदमाशी करेगा अब फिर वो जिला बदर राजदूता की कार्रवाई करेगी। धामी पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। धामी फोर्स ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया है, साथ ही ये सुनिश्चित किया है कि त्योहार शांति के साथ मनाया जाए। बकरीद से 12 घंटे पहले लखनऊ के मलिहाबाद में छिड़ी मस्जिद और कंस किले की जंग तेज हो गई है। लाखन आर्मी ने चेतावनी दी है कि अगर किले के पास कोई भी गड़बड़ी हुई तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, क्योंकि लाखन आर्मी और पासी समाज का कहना है कि जो मस्जिद बताई जा रही है वो असल में राजा कंस का किला है। ऐसे में वो जगह हिंदुओं के लिए पूजनीय है और अगर ईद के दिन वहाँ कुछ भी हुआ तो फिर तगड़ा जवाब दिया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को लाखन आर्मी ने उस जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। और अब बकरीद से पहले भी योगी फोर्स अलर्ट पर है। लखनऊ योगी फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला है। पुलिस, पीएसी और आरआरएफ बलों के साथ सड़कों पर उतरकर मैसेज दे दिया गया है कि गड़बड़ किसी को नहीं करने दी जाएगी और गड़बड़ जो करेगा उसका इलाज दूसरे तरीके से किया जाएगा। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। मुंबई में एक बार फिर कुर्बानी को लेकर बवाल देखने को मिला। आज गोरेगांव और घाटकोपर की सोसाइटी में कुर्बानी की जगह को लेकर लोगों ने हंगामा किया और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला और कुर्बानी तय जगह पर ही करने की बात भी कही। लेकिन इससे पहले गोरेगांव में सोसाइटी के लोगों ने हंगामा करते हुए सोसाइटी में कुर्बानी पर आपत्ति जाहिर की। लेकिन किसी को हर्ट करके, खुले में ये करके, वो प्रशासन भी नहीं बोलता है, पुलिस भी नहीं बोलता है, वही ऑब्जेक्शन है और कुछ नहीं। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि खुले में कुर्बानी ना दी जाए। आपको जगह अलॉट की है, उसी पे ये काम होना चाहिए, ना कि खुलेआम सोसाइटी के जगह पे। वहीं घाटकोपर की भी सोसाइटी में आज बवाल देखने को मिला। लेके आ रहे हो आप बकरा, कहाँ कुर्बानी कर रही है। इस दौरान बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी वहां पहुंचे और लोगों से नियमों का पालन करने को कहा। कुर्बानी जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो महापालिका ने व्यवस्था की है वहाँ पर कुर्बानी करो। हालांकि बवाल के बाद बीएमसी ने कुर्बानी के लिए तय जगहों का ही इस्तेमाल करने को कहा है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगी बॉर्डर पर घुसपैठियों की लाइन लगी हुई है, क्योंकि वो अब बंगाल छोड़कर वापस बांग्लादेश जाने के इंतजार में हैं और पहली बार घुसपैठियों में ये खौफ भी दिखाई दे रहा है। खौफ शुभेंदु सरकार के एक्शन का है, क्योंकि शुभेंदु सरकार ने सत्ता में आते ही डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाली पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है। तो पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग, जल्दी जल्दी भागो। और इसी का नतीजा है कि दिन हो या रात बंगाल से लगे बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठिए चेहरा छिपाए निकलने की कोशिश में है। चेहरे पर खौफ है कि कहीं पकड़े न जाए, लेकिन मीडिया के सामने वो सच कबूलते दिखाई दिए। कोई पैसे देकर आया तो कोई रात के अंधेरे में घुसपैठ कर बंगाल में घुसा है। नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। बांग्लादेश चले जाओ, जोशोर। यानी बंगाल कुछ ही दिनों में घुसपैठिया मुक्त हो जाएगा, क्योंकि या तो वो खुद भाग जाएंगे या फिर सरकार डिपोर्ट कर देगी। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के एक्शन के बाद उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर के पास भीड़ नजर आई। अवैध तरीके से भारत में रह रहे घुसपैठिए अब बांग्लादेश जा रहे हैं। दरअसल ये घुसपैठिए 3-4 साल से यहीं रह रहे थे। साथ ही टीएमसी लोगों ने इनका वोटर आईडी कार्ड तक बना दिया गया था।
अनेक बच्चों था। अनेक बच्चों काफी साल से आप रह रही हैं। क्या क्या है आपके पास? आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, आई कार्ड ছিল, वोटर कार्ड। और आपकी बड़ी बेटी अपना बड़ों में सरकारी स्कूल है। और ऐसा ही नहीं, ये केवल एक ही मामला है। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? 2-3 साल ऐसे हो गए। कैसे बॉर्डर क्रॉस किया? कैसे क्रॉस किया तो दलाल के माध्यम से। कितना पैसा लिया दलाल? ऐसी तो मालूम नहीं है बहुत। तो पैसा दिया, आपको मालूम पड़ेगा शायद। 6-7 हज़ार रुपये ऐसी होगी। यहाँ मौजूद सभी बांग्लादेशी को पहले घुसपैठ करवाया जाता था, फिर उनका वो आधार और वोटर ID कार्ड तैयार होता था। बहुत सारा ऐसा फैमिली जो कि सालों से गैर कानूनी तरीके से इंडिया में रह चुके हैं या रहने की प्लान था, लेकिन अब सरकार पलट चुकी है। अब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इनके लिए होल्डिंग एरिया का घोषणा कर दिया और पुशबैक का ऐलान कर दिया। शुभेंदु अधिकारी के एक्शन के बाद अब ये घुसपैठिए भागने को मजबूर है। एक और जहां बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है, वहीं इस मुहिम से बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को अच्छा नहीं लगा है और भारत के खिलाफ जहर उगलना उन्होंने शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बंगाल की नई सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ उठाए गए बेहद सख्त कदम और अस्थायी होल्डिंग सेंटरों की शुरुआत की है, जिससे बॉर्डर वाले इलाकों में हड़कंप मच गया है। शुभेंदु सरकार के सेक्शन से बांग्लादेशी मुफ्ती जुनैद बिन गुलजार जैसे कट्टरपंथी पूरी तरह से भड़क गए हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। भारत के खिलाफ ऐसी गीदड़ भभकी पहले भी कई बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने दी है, लेकिन हमेशा भारत ने करारा जवाब दिया है और अब शुभेंदु सरकार भी दे रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद से ही लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और अब चुनाव के बाद हिंसा और रंगदारी के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीएमसी नेता अजीत साहा और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जहां पुलिस टीएमसी नेता अजीत साहा को अपने साथ ले जाती दिखी। पुलिस ने टीएमसी नेता को उनके घर से उठाया। टीएमसी नेता और उसके भाई पर आरोप है कि वो चुनाव के बाद हुई हिंसा और इलाके में रंगदारी मांग रहे थे। साथ ही पुलिस ने 26 लाख रुपए के साथ भारी मात्रा में कारतूस और विदेशी शराब बरामद की है। वहीं पश्चिम बंगाल में एसटीएफ ने लंबे समय से फरार चल रहे टीएमसी विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार किया है। वहीं जलपाईगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी देना टीएमसी नेता को भारी पड़ गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने तगड़ा एक्शन ले लिया और उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। हालांकि आरोपी फिलहाल फरार है। उत्तर प्रदेश का संभल, जहां कल के अवतार होने का दावा किया जाता है, अब उस संभल से एक और तीर्थ को कब्जा मुक्त कराया गया है, जिस पर मुसलमानों के कब्जा होने का दावा हिंदू संगठनों के द्वारा किया जाता रहा है। अब प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए उस कब्जे को हटाया है, क्योंकि जो भी अवैध होगा, अतिक्रमण किया गया होगा, उसका इलाज बुलडोजर ही है। और संभल में 40 साल से कब्जा किए गए भारतीय तीर्थ को उसकी पहचान देने का काम शुरू हुआ। दरअसल जिस जमीन पर कब्जा किया गया वो तालाब की जमीन थी, जहां भारतीय तीर्थ होने का दावा किया जाता है। लेकिन लोगों का दावा है कि मुसलमानों ने जमीन पर कब्जा करके खेत, कब्रिस्तान और घर बनाकर 1.5 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया। उसकी शिकायत पर प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर जाँच की। बुलडोजर के जरिए कब्जा की गई जमीन को मुक्त करवा लिया गया। भारतीय तीर्थ के रूप में अंकित किया गया है, जिस पर आज 40 वर्षों से स्थानीय लोगों ने अपना कब्जा कर रखा था। कब्जाधारियों ने जमीन छोड़ने पर सहमति भी जता दी, लेकिन प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर फिर कब्जा किया गया तो फिर से एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के जैद पर आईएसआई समर्थक होने का आरोप लगा है और इसी आरोप में जैद को तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। इसके बाद अब जैद के पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल गाजियाबाद का जैद वेटर का काम करने के लिए 2 साल पहले तेलंगाना गया था, लेकिन अब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैद पर यूपी के मंत्रियों के नंबर आईएसआई तक पहुंचाने का आरोप लगा है। अब जैद के पिता ने यूपी सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। पिता का कहना है कि जैद कैसे इन लोगों के संपर्क में आ गया वो नहीं जानते, लेकिन इसकी जाँच होनी चाहिए। सरकार से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन, इसकी सही जाँच करे। अगर मेरा लड़का कसूरवार है उसको सजा दीजिए, अगर बेगुनाह है तो उसको बख्श दीजिए। पिता का कहना है कि घर में कमाने वाला अकेला जैद है और उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में निष्पक्ष जांच की जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। मध्य प्रदेश के रतलाम में हिंदू संगठनों ने आज जमकर हंगामा किया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मसीही समाज के कार्यक्रम में धर्मांतरण कराया जा रहा था और इसके बाद निजी होटल में जमकर बवाल हुआ। दरअसल निजी होटलों में मसीही सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, जिसकी जानकारी लगते ही हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। कार्यक्रम का आयोजन कराने वाले और हिंदू संगठनों के बीच भी कहासुनी होती रही। इस दौरान मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। समझ रखा है क्या?
सबसे पहली बात इनको परमिशन हम लोग परमिशन लेके यहाँ जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और हिंदू संगठनों को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन हिंदू संगठनों ने कार्यक्रम बंद करने तक शांत न होने की चेतावनी दी। और अगली खबर असम से, जहां की विधानसभा में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पास हो गया। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम ये कानून लाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने सत्र के आखिरी दिन इस बिल को मंजूरी दिलाई। हालांकि विपक्ष ने इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने भारी हंगामे के बीच इसे पास करा लिया है। After Uttarakhand and Gujarat to adopt uniform civil code. इस कानून के लागू होते ही अब राज्य में शादी, तलाक, लिव इन और जमीन जायदाद के नियम पूरी तरह से बदल जाएंगे। जैसे शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य कर दिया गया है। शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल तय की गई है। पहचान छिपाकर या फिर धोखे या जबरदस्ती से शादी करने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। सभी धर्मों में एक से अधिक शादियां करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। लिव इन में रहने वाले जोड़ों के लिए अपना पंजीकरण कराना बेहद अनिवार्य होगा। सभी महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा और माता पिता की संपत्ति में बेटी का भी पूरा हक होगा। हालांकि असम की अनुसूचित जनजाति समुदाय को इन नए यूसीसी नियमों के दायरे से बाहर रखा गया है। वो अपनी पारंपरिक और सामुदायिक कानूनों का पालन करना जारी रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में फेक मैरिज पार्टी पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल यहाँ एक रिजॉर्ट में 30 मई को फेक मैरिज पार्टी होने वाली थी, जिसमें कपल को शादी के जोड़े में आना था और इसके लिए रिजॉर्ट में नकली शादी का सेटअप भी तैयार किया गया था। लेकिन जब इस बारे में हिंदू संगठन को जानकारी मिली तो बवाल मच गया। हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। बढ़ते विवाद को देखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा भी इस तरीके का आयोजन किया जाएगा तो इलाके में रेस्टोरेंट चलाना मुश्किल हो जाएगा। आगे अगर वो लोग इन्फॉर्म करके ये कार्यक्रम कराते हैं, मैं जैसे पहले ही बताया, पुरजोर विरोध होगा, इतना विरोध होगा कि वो रेस्टोरेंट उनको वहाँ चलाना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल रिजॉर्ट में कपल को लुभाने के लिए जिस तरीके का आयोजन किया गया था ताकि इलाके में ये रिजॉर्ट कपल की पहली पसंद बन जाए। हालांकि विवाद के बाद मामले को शांत करवाया गया। कल हमने आपको उत्तर प्रदेश से सटे नेपाल बॉर्डर पर तेल तस्करी के आरोपों पर खबर दिखाई थी। आज ठीक वैसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के बहराइच और बिहार के सुपौल से हमें मिली है, जहां बॉर्डर इलाके में लोग पेट्रोल लेने के लिए सरहद पार कर भारत आ रहे हैं। ये तस्वीर बिहार के सुपौल की है, जहां पर लोग अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने आते हैं क्योंकि नेपाल में पेट्रोल की कीमत ज्यादा है। इसलिए नेपाल बॉर्डर पर रहने वाले लोग यहां से अपनी बाइक में तेल ले जाते हैं। हाँ, यहाँ तो सस्ता लग रहा है। नेपाल में थोड़ा बहुत सस्ता है, 10 रुपए सस्ता ले। ये दो तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी नेपाल बॉर्डर की तरफ से आ रहे लोग और आज बिहार के सुपौल की ये तस्वीर। यानी सस्ते तेल की वजह से बॉर्डर इलाके के रहने वाले लोग भारत में ही तेल भरवाते हैं ताकि उनके जेब पर कम असर हो। आपको बता दें, नेपाल में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 245 रुपए है, जबकि इंडिया में इसकी कीमत 100 रुपए के करीब है। और अब बात कर्नाटक की, जहां मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। सिद्धरमैया से इस्तीफा लेने की चर्चा के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कल सुबह दिल्ली से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे, जहां वो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सीएम बदलने की अटकलें तेज हो गई है। बता दें कि मंगलवार को दोनों नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने लंबी बैठक की और जब डीके शिव कुमार से नेतृत्व परिवर्तन पर सवाल किया तो देखिए उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। Are you going to be the next CM, sir, of Karnataka? Sir, you are smiling, sir. Sir. डीके शिव कुमार ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर गई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कल डीके शिव कुमार बेंगलुरु पहुंचेंगे, जहां सीएम आवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल होंगे। आशंका जताई जा रही है मीटिंग के बाद सिद्धरमैया सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद डीके शिव कुमार के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं कर्नाटक के मंत्री ने नेतृत्व परिवर्तन को अटकलें करार दिया है। This is all speculation, not yet no information. उधर ये भी दावा किया जा रहा है कि सिद्धरमैया ने इस्तीफा देने के लिए कुछ और समय मांगा है, यानी सीएम को लेकर सियासी कर्नाटक का क्लाइमैक्स बाकी है। और अब बात केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम की, जहां उस समय भारी बवाल खड़ा हो गया जब ईडी की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के घर छापेमारी करने के लिए पहुंची। ईडी के इस एक्शन से सीपीआईएम के कार्यकर्ता भड़क गए और ईडी की टीम पर ही हमला बोल दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईडी के अफसरों की गाड़ियों में तोड़फोड़, विजयन के घर बाहर हंगामा किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।
देखिए, ईडी की रेड से भड़के पार्टी कार्यकर्ताओं ने बवाल काट दिया। भारी संख्या में उमड़े कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों की गाड़ी को घेर लिया और उन पर हमला करने लगे। ईंट मारकर अफसरों की गाड़ियां तोड़ दी और हालांकि इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी हमला कर दिया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बता दें कि पूर्व सीएम विजयन की बेटी की कंपनी से जुड़े 10 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और जब इसी सिलसिले में पी विजयन के घर में रेड मारने पहुंची तो बवाल हो गया। किसी तरह केरल पुलिस ने ईडी अधिकारियों को मौके से सुरक्षित बाहर निकाला। छापेमारी को लेकर केरल से दिल्ली तक आक्रोश देखने को मिला, जहां ईडी की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सीपीआईएम नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर पर बड़ा फैसला सुनाते हुए बिहार में हुई इस प्रक्रिया को सही ठहराया है। कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग के कराए गए एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है, इसे गैर संवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता। इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने के नियमों का पालन किया गया और लोगों को नोटिस देने और अपनी बात रखने का मौका भी मिला। वहीं इस फैसले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। जहां विपक्ष इस फैसले से नाराज है तो वहीं बीजेपी इसे विपक्ष की नैतिक हार बता रही है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी और आप लोग भी वाकिफ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं। ये कांग्रेस की एक पूर्ण पराजय है, जो नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों आयामों पर कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी नेताओं की तरफ से बिहार में हुए एसआईआर की प्रक्रिया पर याचिका दायर कर इसे गैर संवैधानिक बताया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को ही फैसला सुरक्षित रख दिया था। मोदी सरकार ने देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह हाईटेक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सार्थक पीडीएस योजना को भी मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सार्थक पीडीएस योजना को हरी झंडी दिखाई गई। सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। इस योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके लिए 5 साल की डेडलाइन रखी गई है। एआई और टेक्नोलॉजी की मदद से सिस्टम को आधुनिक बनाया जाएगा और राशन कार्ड में अपात्र लाभार्थियों को हटाया जाएगा, जिससे ज्यादा से जरूरतमंद लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। समावेशी विकास में इसका एक उदाहरण दिया जाता है और इसका इम्पैक्ट कई तरीके से समाज पे पड़ा है। भारत में गरीबी कम होने का भी इस योजना का बहुत बड़ा श्रेय है। मैल न्यूट्रिशन कम होने में भी इस योजना का श्रेय है। बता दें कि सार्थक पीडीएस सिस्टम ने होने वाले बदलाव से राशन लाने वाले 80 करोड़ लोगों को काफी फायदा होगा। साथ ही दुकानदारों की कमाई बढ़ाई जाएगी और पूरे सिस्टम को डिजिटल और आधुनिक बनाएगी। भोपाल के ट्यूशा शर्मा केस की चर्चा अभी थमी भी नहीं कि दिल्ली और लखनऊ से 2 और ऐसी घटनाएं सामने आ गईं, जहां एक गर्भवती महिला ने 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। लखनऊ की श्वेता का शव फंदे से लटका मिला। दोनों शहरों की ये घटनाएं महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। पहले भोपाल की ट्यूशा शर्मा और अब दिल्ली से लखनऊ तक 2 बेटियों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके का है, जहां 26 साल की एक गर्भवती बहू ने मकान की 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष सोना और नकदी की मांग कर रहा था। प्रताड़ना की वजह से उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। तो उधर लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में भी श्वेता सिंह का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला है। यहाँ भी मृतका के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से श्वेता को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस अब दोनों मामलों में हर पहलू से जांच कर रही है, लेकिन सवाल वही बरकरार है। कब तक बेटियां दहेज और प्रताड़ना की भेंट चढ़ती रहेंगी? कब तक बहुओं पर अत्याचार होते रहेंगे? कब तक बहुओं की जिंदगी को दहेज के तराजू में तौला जाएगा? गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी कामयाबी आज मिली। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर ब्राजील से आने वाली कोकीन के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। साथ ही 2 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया और इन्हें दिल्ली तक पहुंचाने की प्लानिंग थी। एक जहाज के कंटेनर से लगभग 1150 करोड़ रुपए की 118 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई है। इस दौरान विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है, जो माल को गुजरात से दिल्ली सप्लाई करने वाले थे। दरअसल मुखबिर की सूचना पर तलाशी अभियान के दौरान एक पोत मुद्रा तट से लगभग 5 समुद्री मील दूर एक लंगर डाले हुए था। टीम ने अंधेरे के दौरान पोत से कुछ बैग को समुद्र में फेंकते हुए देखा। इसके बाद जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। अंधेरे के बावजूद समुद्र से 5 बैग बरामद किए। वहीं गुजरात के वापी में भी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जहां आरोपी कबाड़ के काम के जरिए ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में जुटी है। अब बात अपराधियों के खिलाफ पुलिस के ऑपरेशन एनकाउंटर की, जहां उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब बिहार और हरियाणा में भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करते हुए पुलिस ने अपराधियों को
लंगड़ा कर उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्दीक दे रही है ये तस्वीरें। यूपी में तो पुलिस का धुआंधार एनकाउंटर जारी है। अब बिहार की राजधानी पटना और हरियाणा के अंबाला में भी पुलिस ने बदमाशों को गोली से हिसाब कर दिया। सबसे पहले बात हरियाणा के अंबाला की, जहां तीरे हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अभिषेक को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जिसने 3 दिन पहले ही अपने ही बड़े भाई, सगे चाचा और सगी दादी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। वहीं पटना के मसौढ़ी इलाके में भी पुलिस ने कैश वैन से 27 लाख की लूट में शामिल अपराधी अजय पासवान को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारी और उसे गिरफ्तार कर लिया। जबकि यूपी की योगी फोर्स का अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बीते 24 घंटे में यूपी पुलिस ने बाराबंकी, बागपत, बरेली, रामपुर और कानपुर देहात समेत 8 जिलों में बड़ी कार्रवाई की और 13 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मनचलों ने अपनी शामत बुला ली है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के खिलाफ जाकर लड़कियों के साथ छेड़खानी की और जब उसका विरोध किया गया तो लोगों से मारपीट की गई, लेकिन अब वो कीमत चुकाएंगे। क्योंकि सीएम योगी ने 24 घंटे पहले ही बयान दिया था कि अगर किसी ने बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो फिर कीमत चुकाएगा। बेटी हो या व्यापारी, सुरक्षित होकर के किसी भी समय निकल सकते हैं और कोई छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, करेगा तो उसकी कीमत भी चुकाएगा। लेकिन इस वार्निंग को शायद अलीगढ़ के शोहदे भूल गए और उन्होंने बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इसका विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट भी की, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। अब इस बेटी के न्याय की गुहार योगी फोर्स तक पहुंच गई है और जल्द ही आरोपी के इलाज की खबर आने वाली है। और अब बात उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और कुख्यात नशा तस्कर और हिस्ट्री शीटर ईशू सिंह पर शिकंजा कसते हुए उसकी करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर दिया, वो भी उसके गांव पर गलियों में प्रॉपर ढोल ताशे बजाकर। भारी पुलिस बल के साथ ब्रह्मपुरी इलाके में पहुंची पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और ड्रग तस्कर ईशू सिंह के 2 घर, एक गौशाला और एक वेयर हाउस समेत तकरीबन 3 करोड़ की संपत्ति को सील किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पुलिस ने न केवल हिस्ट्री शीटर की संपत्ति पर ताला लगाया बल्कि उसकी दीवारों पर सील लिख दिया, जो नशे की कमाई से बनाई गई थी। ये जो इशू है, जो गैंग लीडर है, इसके विरुद्ध लगभग 9 मुकदमे हैं। मोस्टली इसमें एनडीपीएस एक्ट के हैं तथा ये स्मैक के कारोबार में भी संलिप्तता इसकी सामने आई है। इसी के साथ पुलिस ने ये भी कहा कि ईशू जैसे गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई जारी रहेगी और उनकी संपत्ति ऐसे ही जब्त की जाएगी और मुनादी के साथ कुर्क की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बालोद में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यहाँ एक क्रेटा कार से 65 लाख रुपए बरामद किए गए। कार ड्राइवर की तरफ से रकम के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके और इसके बाद कैश और वाहन दोनों को जब्त कर लिया गया। देखिए, वाहन चेकिंग के दौरान सफेद क्रेटा से एक के बाद एक 3 बैग निकले, जिसमें कैश ही कैश भरा हुआ है। पुलिस ने कार से 65 लाख रुपए नगद बरामद किए। ये रकम बालोद के कारोबारी अमित जैन से जुड़ी हुई बताई जा रही है। जांच के दौरान कार में सवार 2 लोगों की पहचान अमित जैन और लच्छू ठाकुर के रूप में हुई। पुलिस ने जब रकम से जुड़े हुए वैध दस्तावेज मांगे तो दोनों आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी नकदी कहां से लाई जा रही थी और कहां पहुंचाई जानी थी। कहीं ये टैक्स चोरी का मामला तो नहीं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में उस समय बवाल खड़ा हो गया जब जूट के खेत से नोटों से भरा हुआ 5 बैग जो है वो बरामद किए गए और इसके बाद तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद प्रशासन ने गांव वालों की मदद से खेत में कैश से भरा बैग अपने साथ ले लिया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। देखिए, कंधे पर रखकर लोग कैश से भरे बोरे में ले जा रहे हैं। वहीं पुलिस इसे जब्त कर कैश की गिनती कर रही है। शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद से ही नॉर्थ 24 परगना में लगातार एक्शन जारी है। वहीं इलाके में जो टीएमसी के गुंडे एक्टिव थे वो भी धीरे धीरे सरेंडर करते जा रहे हैं। इसी इलाके में 2 दिन पहले टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य के अलग अलग ठिकानों से 80 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। वहीं दीपांकर भट्टाचार्य को सरकारी राहत सामग्री के गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। अब सवाल ये है कि ये पैसे किसके हैं, क्या बचने के डर से कैश को खेत में छिपाया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल खड़ा हो गया। दरअसल पुलिस से शिकायत पर दूसरे पक्ष की तरफ से कुछ लोगों ने उस शख्स के घर पर हमला बोल दिया और इसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं।
जहां दिख रहा है कि बाइक सवार शख्स अपने घर की ओर जा रहा है, इसी बीच जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, दूसरी तरफ से कुछ बदमाश उस पर हमला कर देते हैं। पत्थर और ईंट से ताबड़तोड़ हमले करते हैं। इस दौरान वो शख्स बचने के लिए अपनी बाइक से उतर गया, लेकिन बदमाशों ने उस पर ईंट से हमला जारी रखा, जिसके बाद शख्स अपनी बाइक छोड़कर वहां से भाग गया। दरअसल पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 2 दिन पहले दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसके हाथ तोड़ दिए, जिसके बाद उसने पुलिस से इसकी शिकायत की। इसी गुस्से में दूसरे पक्ष ने उसके घर को निशाना बनाकर हमला कर दिया। हमले में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के सीकर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां परिवार के साथ घर के बाहर बैठे एक शख्स पर अचानक दबंगों ने हमला बोल दिया और उसके ऊपर दनादन लाठियों की बौछार कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में आप देख सकते हैं कैसे ये 3 दबंग खाट पर बैठे इस शख्स को बेरहमी से पीट रहे हैं। घटना सीकर के तिहावली गांव का है, जहां एक परिवार के बीच खाट पर एक शख्स किसी बात को लेकर पड़ोसी से बहस कर रहा था। तभी अचानक एक दबंग ने शख्स पर लाठी से हमला बोला। अभी वो संभल ही पाता, इतने में 2 और दबंग वहां पहुंचे और फिर तीनों ने शख्स पर बेरहमी से लाठियां बरसानी शुरू कर दी। और जब घर की महिलाओं ने शख्स को बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी लाठियों से पीटने लगे। तीनों दबंगों ने शख्स को बेरहमी से पीटा और फिर वहां से फरार हो गए। घटना में शख्स के पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद घर वालों ने फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। बताया जा रहा है कि रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने इस शख्स पर जानलेवा हमला किया। फिलहाल पुलिस पीड़ित की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा लगातार ऊपर जा रहा है और इस पारा बढ़ने की वजह से जंगलों में आग लगने के मामले भी सामने आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से जंगल में जो आग लग रही है वो तस्वीरें हमें मिली हैं। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो या फिर जम्मू कश्मीर, जंगलों में आग का विकराल रूप देखने को मिल रहा है और जंगल सुलग रहा है। कसौली एयरफोर्स स्टेशन के पास जंगलों में लगी आग ने बड़े इलाके को चपेट में ले लिया। 24 घंटे से ज्यादा समय से लगी आग को बुझाने के लिए एयरफोर्स ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया है, जिसके लिए चिनूक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों को ऑपरेशन में लगाया गया है। हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ की सूखना लेक से पानी भरकर लगातार जंगलों में आग प्रभावित क्षेत्रों पर डाल रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में भी गर्मी की वजह से जंगल लगातार धधक रहे हैं। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आग कितनी भयानक है, लेकिन दुर्गम इलाका होने की वजह से आग बुझाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। उधमपुर के रामनगर के जंगल पिछले 4 दिनों से आग की चपेट में है। वन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग लगातार बढ़ती जा रही है। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी यहाँ पर लोगों से भी लगातार अपील कर रहे हैं कि स्थानीय लोग मिलकर अगर इससे बुझाने की कोशिश करें, और क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मैन मेड ये आग भी होती है। उत्तर और मध्य भारत समेत देश के बड़े हिस्से में इस समय भीषण गर्मी और लू का प्रकोप चल रहा है। नौतपा के बीच कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग गर्मी का अलर्ट जारी करके अपनी बात कह रहा है और पीएम मोदी ने गर्मी से बचने की अपील भी आज की है, क्योंकि इस वक्त पूरा देश भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहा है। नौतपा के बीच तेज धूप और गर्म हवाओं ने हालात बेहद मुश्किल कर दिए हैं। उत्तर और मध्य भारत के कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिन तक लू का असर जारी रह सकता है। वहीं अब गर्मी को लेकर पीएम मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि जितना हो सके उतनी सावधानी बरतें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें, प्यासे को पानी जरूर पिलाएं और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। हालांकि मौसम विभाग ने 29 मई के बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट की संभावना जताई है, लेकिन लगातार बढ़ते हीट वेव अब पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इसलिए बिना जरूरत धूप में निकलने से बचें, भरपूर पानी पिएं और हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप भारत की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं तो जान लीजिए कि जो लंदन कभी ठंड और सुहावने मौसम के लिए जाना जाता था, वहां आज पारा 45 डिग्री पहुंच चुका है। ब्रिटेन से लेकर इटली, जर्मनी और पुर्तगाल तक पूरा यूरोप गर्मी की मार झेल रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां लव मैरिज के कुछ ही दिनों बाद दुल्हन नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी है। देखिए, पहले प्यार, फिर शादी और फिर अचानक गायब हो गई दुल्हन। मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। पीड़ित युवक गगन साहू का आरोप है कि उसकी पत्नी घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई, जबकि बताया जा रहा है कि दोनों ने लव मैरिज की थी। कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद तुलेश्वरी साहू अचानक गायब हो गई। अब पति का आरोप है कि उसकी पत्नी करीब 50,000 रुपए नकद और जेवर लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी है। पीड़ित की शिकायत के बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन लव मैरिज के बावजूद दुल्हन का गायब होना इलाके में चर्चा का विषय बन गया है।
उत्तर प्रदेश के शामली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। यहाँ सरकारी अस्पताल से पौधे समेत गमला चोरी हो गया तो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने खुद पूरे स्टाफ पर जुर्माना लगा दिया। क्योंकि यहाँ सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं, कोई मशीन नहीं, बल्कि गमले चोरी होने की घटना सामने आई है जिसमें एरोकेरिया पौधा लगा हुआ था। काफी तलाश के बाद भी जब गमला नहीं मिला तो चिकित्सा अधीक्षक ने इसे गंभीरता से लिया और अपने समेत करीब 50 कर्मियों पर 4-4 रुपए का जुर्माना लगा दिया। जुर्माने की राशि से सभी ने नया गमला खरीदा और इसी के साथ अस्पताल प्रशासन का ये अनोखा फैसला चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इससे पहले भी एक युवक को गमला चोरी करते पकड़ा गया था जिससे 100 रुपए जुर्माना वसूला गया था। 28 मई को देश भर में बकरीद यानी ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा और इस त्योहार को लेकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। संदेश बिल्कुल साफ है, अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने या उपद्रव करने की कोशिश की तो ऐसी कानूनी कार्रवाई होगी कि आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। यही वजह है कि शहर शहर भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है और संवेदनशील इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का एक फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि पूरे इलाके में जो है शांति कायम रहे और लोगों को इस बात का एहसास हो कि यहाँ पर पुलिस मौजूद है। ईद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस सड़कों पर उतर आई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू सीलमपुर और जाफराबाद इलाके में डीसीपी राहुल अलवाल ने खुद कमान संभाली और भारी सुरक्षा बल के साथ पैदल मार्च किया। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने करीब 5 राउंड फायरिंग की जिसमें 3 गोलियां राजा को लगी। दिल्ली में कानून व्यवस्था के जनाजे की एकलौती तस्वीर नहीं है। इसी रात उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बदमाशों ने दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। यहाँ राजा नाम के एक युवक पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग की। 3 गोलियां राजा की जिस्म के पार हो गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यहाँ भी पुलिस सिर्फ सीसीटीवी फुटेज खंगालने का दावा कर रही है। एक तरफ पौष इलाके आमर कॉलोनी में मामूली बात पर गोलीबारी तो वहीं दूसरी तरफ खजूरी खास में सरेआम मर्डर। इन दोनों ही वारदातों ने दिल्ली पुलिस की गश्ती और सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी। सवाल ये है कि आम जनता के बीच सुरक्षा का भरोसा कब पैदा होगा और इन बेखौफ घूम रहे अपराधियों के दिलों में कानून का डर कब बैठेगा। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात बतेगी। नमस्कार। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।